Good morning. So here we with the next topic that is a calculation of inductance of overhead transmission line. So last क्लास मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया. So हम लोग टुडे डिस्कस करेंगे इंडक्टेंस. So जैसे मैंने आपको बताया कि इंडक्टेंस दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में रहता है. ठीक है, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था. सो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे हम लोग इंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. सो इंडक्टेंस बेसिकली क्या है? फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट आई. तो देखिए, सिंपल सा फंडा है कि अगर इंडक्टेंस निकालना है आपको किसी भी कंडक्टर का, तो आप सबसे पहले आप टोटल फ्लक्स लिंकेज उस कंडक्टर से टोटल कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है ये निकाल लीजिए, जो सेल्फ लिंकेज और म्यूचुअल लिंकेज को दोनों को इंक्लूड करता है. ठीक है, उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए जितना करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर से, तो हमारा इंडक्टेंस निकल जाएगा. तो इंडक्टेंस निकालने के लिए आपको लिंकेज समझना होगा कि कितना टोटल फ्लक्स लिंकेज बनता है. जब एक कंडक्टर या एक से ज़्यादा कंडक्टर रहता है तो टोटल कितना फ्लक्स लिंकेज बनता है, इसकी अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, तो अभी हम लोग को फ्लक्स लिंकेज पे कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग को कैलकुलेट करना होगा कि टोटल फ्लक्स लिंकेज कैसे निकाला जाता है. तो सबसे पहला मैंने कंडीशन ले लिया आपका फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू अ सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर. मान लीजिए कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो टोटल कितना इसका फ्लक्स लिंकेज बनेगा. तो जैसे मैंने बताया कि जब एक वायर है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, तो एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो उसके उसमें सेल्फ बनेगा लिंकेज, सेल्फ लिंकेज होगा प्लस म्यूचुअल होगा. पर यहाँ पे तो एक ही कंडक्टर है तो म्यूचुअल होगा नहीं. पहले तो मैं सिंपल केस ले रहा हूँ ना कि एक ही कंडक्टर है, तो जब एक ही कंडक्टर रहेगा तो म्यूचुअल का तो बात ही नहीं हुआ, सिर्फ रहेगा सेल्फ लिंकेज. सेल्फ लिंकेज एक बाहर बनेगा और एक अंदर बनेगा, है ना. जब कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो अंदर में भी लिंकेज बनेगा और एक बाहर में लिंकेज बनेगा, दोनों जगह फ्लक्स लिंकेज होगा. तो मैंने यहाँ लिखा सपोज वी हैव अ कंडक्टर, स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसका रेडियस आर है और करंट आई फ्लो कर रहा है. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल एग्जिस्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंडक्टर. इनसाइड भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा और आउटसाइड भी होगा, ये आपको पता है. इस चीज़ को मैं यहाँ से तो दिखाता हूँ कि दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर से जब करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनते हैं. ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स रहेंगे, तो इसके अंदर में भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा, और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे सर्कल्स, है ना, ये इनफाइनाइट तक जाएगा. एक वायर है अगर उसके ऐसे फ्लो करता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनते हैं, और ये ऐसे ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा ये. ठीक है, तो अंदर में भी लिंकेज बनेगा, बाहर में भी लिंकेज बनेगा. तो हम लोग ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. पहले हम लोग निकालेंगे कि इंटरनल फ्लक्स कितना बन रहा है, फिर हम लोग निकालेंगे कि एक्सटर्नल फ्लक्स कितना बन रहा है. ठीक है, पहले हम लोग इंटरनल फ्लक्स निकालेंगे फिर एक्सटर्नल फ्लक्स निकालेंगे. सो फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स. तो एक वायर है, अब इसका एक रेडियस आर है. अब इनसाइड द कंडक्टर एक एट ए डिस्टेंस एक्स पर छोटा सा dx ले लिया हम लोग, सेल छोटा सा dx ले लिए. ठीक है, अब देखिए एट ए डिस्टेंस x मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा, एच एक्स बाई आई एक्स बाई टू पाई एक्स. आई एक्स क्या है? करेंट एट एक्स डिस्टेंस. देखिए, एक चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ कि जो करेंट फ्लो करता है एसी में कंडक्टर से, ठीक है, जब भी एसी फ्लो करेगा कंडक्टर से तो क्या होगा, उसका हर एक पार्ट पर कुछ चार्ज डेंसिटी रहेगा, करंट डेंसिटी रहेगा.
ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, डीसी के केस में सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर पॉइंट पर सेम रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर जब एसी फ्लो करता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सेंटर पे कम रहता है, सरफेस पे ज़्यादा रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी एसी फ्लो करता है वायर से तो सारा करंट उसके सरफेस पर फ्लो करता है। इसको बोलते हैं अनयूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या और करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये एसी के साथ होता है। इस फेनोमेनन को हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, स्किन इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, पर चूंकि अभी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करना है तो अभी ये मान के चल लीजिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, मतलब ये डीसी की तरह बिहेव कर रहा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये मान के चलिए कि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि मैक्स सेंटर पे कम रहता है, धीरे 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 इंक्रीज करता है और मैक्सिमम सरफेस पे चला जाता है करेंट। ठीक है, पर अभी ये मान के चलिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह सेम है। ठीक है, कुछ एजम्पशंस लेके डिजाइन करना होगा। ठीक है, चलिए, इसीलिए हाँ, तो ये मैंने जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का इक्वेशन लिखा है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लिखा है, एच एक्स इज इक्वल टू आई एक्स बाई टू पाई एक्स। आई एक्स क्या है, करेंट एट एक्स डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये वर्क लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ से आया है। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ में यहाँ पे थोड़ा लिख दिया हूँ। फ्रॉम वर्क लॉ, total work done in moving a unit pole from point A again back to A is equal to total mmf contained in H। तो mmf क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो वर्क डन कितना हो गया, h। h क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क होता है, इक्वल टू mmf। ये वर्क लॉ है। ठीक है, इसी से देखिए, यहीं से n तो यहाँ पे 1 होगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, एक ही कंडक्टर है ना, इसलिए n 1 हो गया। कॉइल रहता तब n बढ़ता ना, तो एक ही टर्न, एक ही कंडक्टर है, एक ही कंडक्टर है, कहीं टर्न नहीं है, एक ही है। ठीक है, कोई टर्न नहीं है, कहीं पे कॉइलिंग नहीं किया हुआ है, इसलिए n का वैल्यू 1 होगा। टोटल i, तो आई एक्स लिख लिए, एच एक्स इंटू टू पाई एक्स। टू पाई एक्स क्या सरकमफ्रेंस हो गया इसका, टू पाई एक्स सर्कल का। तो ये बन गया मेरा मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये बन गया, क्लियर। टोटल करंट एट डिस्टेंस x, क्लियर। सो मैंने अभी बताया कि ऐसा एक्चुअली यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी नहीं रहता है एसी के केस में, पर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो यूनिफॉर्म लेके चलो। ठीक है, डिज़ाइन करना है, इसलिए यूनिफॉर्म को हमने क्या किया कि चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी को यूनिफॉर्म ले लिया। तो उस हिसाब से क्या होगा, देखिए, आई एक्स बाई पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। करंट डेंसिटी सेम है तो करंट डिवाइडेड बाई एरिया, और वॉल्यूम तो यहाँ 1 है, 1 मीटर लिए हैं, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, एक सरकमफ्रेंस का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पे 1 मीटर है, आर का वैल्यू एक्स है। ठीक है, क्लियर। सो इससे आई एक्स की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से मैं एच एक्स में पुट करूँगा, एच एक्स मेरा ऊपर में था, आई एक्स बाई टू पाई एक्स, आई एक्स की वैल्यू पुट किए, ये हमारा आ गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स आई एक्स, आई इंटू एक्स है ये, आई इंटू एक्स बाई टू पाई आर स्क्वायर एम्पियर टर्न पर मीटर। पर मीटर इसलिए क्योंकि 1 मीटर का हमने कंसिडरेशन लिया है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होगा तो ये मीटर हट जाएगा, उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। जैसे 2 मीटर का निकालना है तो हम यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैंने आपको
बताया था कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, आपने फोर्स क्रिएट किया किस चीज को, वायर को मैग्नेटाइज। अब वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटाइज किसको कर रहा है, अपने अराउंड एयर में जो है उसको मैग्नेटाइज कर रहा है ना, तो फ्लक्स तो वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपने अंदर भी करेगा और बाहर में भी करेगा। तो फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट डिस्टेंस x निकालेंगे हम। सो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो रिजल्टेंट फेनोमेनन होता है, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, वो इनपुट है। आपने फोर्स लगाया क्या चीज, किस लिए, मैग्नेटाइज करने के लिए फोर्स लगाया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्रिएट किया ताकि फ्लक्स बने। जब फ्लक्स बनेगा तभी तो जो जिस जगह पे फ्लक्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो पर्टिकुलर पार्ट क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ लिखा है, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो डिपेंड करे जो इंडिपेंडेंट है मटेरियल का, और म्यू क्या है, वो मटेरियल डिपेंडेंट है, जो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि कहाँ आप फ्लक्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर, अभी इनसाइड इंटरनल फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे हमने म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर की वैल्यू देखिए। नॉन मैग्नेटिक बॉडी क्यों है, कंडक्टर एक नॉन मैग्नेटिक बॉडी होता है, ठीक है, फ्लक्स उसमें अंदर जा रहा है पर वो मैग्नेटाइज, फ्लक्स उसके अंदर जा रहा है, डेफिनेटली उसके अंदर जा रहा है, पर वो नॉन मैग्नेटिक बॉडी है ना, तो उसका वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं म्यू आर का। तो ये क्या हो गया, बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच एक्स। एच एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ से पुट किया, बी एक्स की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई इंटू एक्स बाई 2 पाई r² इंटू वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होता है, या टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट टेस्ला ले लीजिए इसको, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज डब्ल्यू बी स्टैंड्स फॉर वेबर, WEBER वेबर, ठीक है। सो बी एक्स हो गया म्यू नॉट आई इंटू एक्स बाई 2 पाई r²। ये फ्लक्स डेंसिटी कहाँ हुआ, एट ए डिस्टेंस x हुआ। नेक्स्ट है, अभी हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स थ्रू अ सिलेंड्रिकल सेल एट a distance, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट a distance x आपने निकाल लिया। अब आप जो छोटा सा सेल लिए थे ऊपर में, ये जो छोटा सा सेल लिए हैं, सिलेंड्रिकल सेल, अब इसमें आप क्या करिएगा, निकालिएगा कि फ्लक्स कितना कन्फाइंड है, कितना इसके अंदर में फ्लक्स है। तो यहाँ पे हमने लिखा फ्लक्स थ्रू अ सिलेंड्रिकल सेल of radial thickness dx and axial length 1 मीटर। तो क्या हो गया, फ्लक्स पता है आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। अब एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल, जो सेल है उसका एरिया निकालना होगा, तो यहाँ पी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दिए। अब देखिए यहाँ पे एरिया को मैंने, एक्चुअली ये तो सिलेंडर है ना, बट चूंकि ये डी एक्स काफ़ी छोटा है ना, इसीलिए उस एरिया को हम लोग सेल को एक रेक्टेंगुलर शेप मान सकते हैं। हमें थोड़ा कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना है, इस वजह से हम लोग क्या किए, रेक्टेंगुलर मान लिए। देखिए एक चीज़ आप बताइए, एक चीज़ याद रखिएगा, दो मटेरियल है जिसकी वॉल्यूम सेम है, ठीक है, दो मटेरियल है जिसकी वॉल्यूम सेम है, तो एरिया कौन ज़्यादा कवर करेगा, हमेशा रेक्टेंगुलर। अगर मान लीजिए कोई सिंपल से कोई सांचा है, उसको दोनों, एक सांचा है और उसी की वजह से एक और सांचा है, एक को आपने मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया और एक को मेल्ट करके आपने बना दिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या क्यूबॉइडल बना दिया। तो आप उसके सरफेस एरिया जब निकालिएगा ना, तो हमेशा रेक्टेंगुलर का ज़्यादा रहता है। तो आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा लेके चलिए। इसीलिए अगर सिलेंडर को आप रेक्टेंगुलर से रिप्लेस कर दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, रेक्टेंगुलर को सिलेंडर से रिप्लेस कीजिएगा तब भले आपको डिज़ाइन में, हम क्या करें, एक पैरामीटर ऊपर लेके चल रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसलिए, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे dx इंटू 1 ले लिया,
dx हो गया, आपको पता है रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ 1 मीटर है, dx ब्रेथ था उसका, तो एरिया हो गया ये। अब यहाँ से मैंने वेबर ले लिया, dx d5 क्या हो गया, वेबर, v नॉट आई एक्स डी एक्स बाई 2 πr² वेबर। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो d5 है ये ix करंट से लिंक हो रहा है ना। और मान लीजिए अगर ये I करंट से लिंक होता तब इसका फ्लक्स लिंकेज कितना होता। एज्यूम कीजिए कि ये ix के जगह पे I रहता, तब उस हिसाब से ये फ्लक्स लिंकेज कितना बनता। तो मैंने क्या किया, इसको इसके इस ये फॉर्मूला से मान के चला कि करंट डेंसिटी सेम है, तो Ix करंट के हिसाब से फ्लक्स लिंकेज जितना है, अगर नेट करंट I रहता, जो एक्चुअल में I तो करंट है ना, पर हाँ x पॉइंट पर करंट Ix है, x तो वेरी कर रहा है ना, वेरी कहाँ से कहाँ तक कराएंगे, 0 से r तक कराएंगे x को। तो ये मान के चल रहे कि अगर करंट I रहता, मतलब सारा करंट अगर I उस x पॉइंट पे कंसंट्रेट रहता, तब फ्लक्स लिंकेज कितना रहता। तब उस हिसाब से इस फॉर्मूला की हेल्प से मैंने d5 फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू ये लिख दी, ठीक है। देखिए Ix करंट है मेरा d5 x पॉइंट पर, ठीक है, पर हमको क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज निकालना है ना, टोटल निकालना है हमको। तो हमने क्या किया कि Ix करंट है तब तो निकाल लिया, अगर Ix रिप्लेस कर दे हम I से, जो एक्चुअल में करंट है कंडक्टर का I, तब उस हिसाब से फ्लक्स लिंकेज इतना बनता, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसको जो पैरामीटर है ये वेबर टर्न हो गया, फ्लक्स लिंकेज का हमेशा यूनिट वेबर टर्न होगा, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स लिंकेज फ्रॉम सेंटर अप टू द कंडक्टर सरफेस निकाल लिया, इंटीग्रेशन लगा के 0 से r, तो मेरा टोटल इंटरनल फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए नहीं कंफ्यूज होना है क्योंकि अभी हमने क्या किया कि फ्लक्स लिंकेज निकाला एट अ पॉइंट x, जब करंट फ्लो कर रहा है Ix, ठीक है, पर जब मेरा करंट I अगर फ्लो करेगा जो रियल में है, जो रियल में है, तो उस केस में मेरा फ्लक्स लिंकेज क्या बनेगा, इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो है दिस इज द फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू करंट एट पॉइंट x है, तो x विल वेरी फ्रॉम 0 टू r, है ना, x तो 0 से r तक वेरी करेगा, इसलिए हमने इंटीग्रेशन लगा के क्या किया कि पूरा कंडक्टर के अंदर में टोटल जितना फ्लक्स लिंकेज बन रहा है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट करिए, इंटीग्रेट कीजिए, तो टोटल इंटरनल फ्लक्स म्यू नॉट I बाई 8 पाई आएगा वेबर टर्न पर मीटर लेंथ, ये याद रखना है क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में 1 मीटर का कंडक्टर लिए हैं, तो इंटरनल फ्लक्स मेरा इस हिसाब से निकल गया। सो दिस इज द वेबर टर्न पर मीटर लेंथ, इंटरनल फ्लक्स inside the conductor of radius r in which current I is flowing, ठीक है। अब हम लोग का मकसद है क्या निकालना, एक्सटर्नल फ्लक्स निकालना। अब देखिए इस कंडक्टर के अंदर कितना फ्लक्स कन्फाइंड है उसका मैंने इंटीग्रेशन करके निकाल लिया, अब बाहर कितना हो रहा है ये भी तो देखना है ना। अब बाहर निकालने के लिए तो पूरे अराउंड मैंने आपको बताया ना कि कंडक्टर के कंसेंट्रिक सर्कल्स रहते हैं, पूरा एकदम थ्रू आउट द इंफिनिटी तक जाता है। तो मान लीजिए किस पॉइंट P पर हम लोग x डिस्टेंस है, जो सेंटर ऑफ कंडक्टर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया, वहां पे छोटा स्मॉल dx सेल ले लिया, फिर से जैसे पहले किया था, तो फ्लक्स लिंकेज विल आल्सो बी आउटसाइड द कंडक्टर, let's take a point P outside the conductor at a distance x from the center, take a cell of dx length, ठीक है, छोटा dx ले लिए और अगेन छोटा सा सेल ले लिए dx,
ठीक है। dx क्या है, पूरा ये रहेगा सर्कल, पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इस तरीके से रहेगा, कंडक्टर के चारों तरफ रहेगा इस तरीके से। ये dx ले लिए हम लोगों ने, ये dx ले लिया, ठीक है। और ये x क्या रेंज करेगा, कहाँ से कहाँ तक, r से लेकर इन्फानाइट तक रहेगा। इंटरनल तो निकाल लिया, अब एक्सटर्नल निकालना है कि इस वायर में कंडक्टर, अगर में इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एक्सटर्नल लिंकेज कहाँ जाएगा, वो आर से बढ़ते 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 इन्फानाइट तक जाएगा। डेफिनेटली इसका स्ट्रेंथ इन्फानाइट पे काफी कम रहेगा, पर रहेगा तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो अब हम लोग को निकालना है एक्सटर्नल फ्लक्स। तो अगेन सेम वर्क लॉ के हिसाब से एच एक्स इक्वल टू आई बाई टू पाई एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे आई एक्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैक्सिमम करंट तो आई है, अब आई से तो ज्यादा जा नहीं सकता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिख लिया। सेम बी एक्स मैग्नेटिक, अभी मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो निकाला, फ्लक्स डेंसिटी निकालना है एट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो म्यू बाई एच एक्स, अगेन म्यू आर एयर है ना, यहाँ पे एयर है, इधर कंडक्टर था, कंडक्टर का भी हम लोगों ने नॉन मैग्नेटिक बॉडी होता है, आपको पता है कॉपर कंडक्टर है तो नॉन मैग्नेटिक बॉडी है। तो नॉन मैग्नेटिक बॉडी का म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होता है, दिस इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी जो 1 होता है। और आप एयर का भी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होगा, तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल लिए, म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स फेबर पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने फ्लक्स डेंसिटी निकाल लिया एट पॉइंट एक्स। अब अगेन लेट हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल सेल ऑफ थिकनेस dx एंड एक्सियल लेंथ 1 मीटर। कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर ले लिए और छोटा सा सेल लिए जो मैंने बताया dx लेंथ का, थिकनेस का। सो फ्लक्स लिंकेज d phi फ्लक्स विल बी इक्वल टू ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। अगेन एरिया को मैंने एक रेक्टेंगुलर लिया जो मैंने पहले समझाया था, मैक्सिमम एरिया से, ये तो एक्चुअली सिलेंडर है, तो सिलेंडर है तो हमने क्या किया, उसको रेक्टेंगुलर मान लिया, इसलिए मान लिया क्योंकि रेक्ट उसमें वैल्यू जो एरिया है, एरिया सिलेंडर का एरिया जब निकालिएगा तो उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो हम लोग डिज़ाइन के समय उस समय ले सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, कम नहीं ले सकते पर ज़्यादा तो ले सकते हैं ना डिज़ाइन, ठीक है। उस हिसाब से मेरा डी फाई इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स इंटू डी एक्स हो गया ना। अब देखिए ये डी फाई जो है वो सारा करंट लिंक कर रहा है, आई ये जो डी फाई है करंट आई से लिंक कर रहा है ना, आई से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों फ्लक्स टोटल फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू डी फाई हो गया। अब यहाँ से मैंने निकाल लिया, फिर से इंटीग्रेट, देखिए ये मेरा फ्लक्स लिंकेज हुआ, अब फ्लक्स लिंकेज को मैंने इंटीग्रेट कर लिया आर से कहाँ तक, इन्फानाइट तक, तो मेरा टोटल एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज निकल गया। सो टोटल फ्लक्स लिंकेज का इक्वेशन से अब टोटल हम एक्सटर्नल फ्लक्स निकालने के बाद टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे विच इज इक्वल टू द इंटरनल फ्लक्स प्लस एक्सटर्नल फ्लक्स। ये याद रखना, दिस इज द टोटल फ्लक्स लिंकेज पर मीटर लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग ने 1 मीटर का एज्यूम किया है कंडक्टर, तो ये मेरा टोटल फ्लक्स लिंकेज निकला किसका, 1 मीटर वायर का। दिस इज द फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 8 पाई प्लस इंटीग्रेशन 0 r to infinity म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x into dx. This will be the value for this will be the value for external total flux linkage for a single current carrying conductor, ठीक है। सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर का ये फ्लक्स टोटल फ्लक्स लिंकेज निकल गया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एक कंडक्टर से ज्यादा कंडक्टर रहता तब क्या होता। तो देखिए ऊपर में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये क्या है, ये सेल्फ लिंकेज है, इंटरनल एक्सटर्नल पर सेल्फ लिंकेज है, म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट नहीं आया। अभी म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट आएगा जब एक से ज्यादा कंडक्टर रहेगा तब। तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाला फ्लक्स लिंकेज इन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, तीन कंडक्टर है, 4 5 6। अब ये डबल सर्किट है, आर वाई बी ले लीजिए, फिर से आर वाई बी ले लीजिए, दो डबल सर्किट होता है ना ट्रांसमिशन लाइन में, है 3 फेज का 2 सर्किट है, एक इमरजेंसी के लिए रखते हैं हम लोग, ठीक है।
पर मान लीजिए अभी तो हम लोग सिंपल निकाल रहे हैं कि लिंकेज क्या बनता है। तो देखिए मैंने एज्यूम कर लेता है कि 6 कंडक्टर है यहाँ पर, सभी में करंट आई ए, आई बी, आई सी, आई ई, आई डी, आई ई एंड आई एफ फ्लो कर रहा है, और सभी का रेडियस भी हम लोग ने डिफरेंट ले लिया, R1 R2 ऐसे करके। ठीक है, रियल में सभी का कंडक्टर का साइज एक ही रहता है। ठीक है, और बैलेंस कंडीशन में करंट भी फ्लो करना चाहिए सेम, मैक्सिमम करंट आरएमएस जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, पर मैंने एक सिंपल ले लिया ताकि आपको हर केस के लिए आप निकाल सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब 3 फेज में जाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली या सिंगल फेज में 2 वायर रहता है ना, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर, तब उसका निकाल के देखेंगे, मतलब आपका टोटल इंडक्टेंस या फ्लक्स लिंकेज फॉर अ 2 वायर सिस्टम। फिर हम लोग 3 वायर सिस्टम के लिए भी निकालेंगे। तो देखिए इसमें आप देखिए यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज विद कंडक्टर ए ड्यू टू इट्स ओन करेंट एंड ऑल अदर कंडक्टर्स। सेल्फ बनेगा ए का इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके बाद म्यूचुअल किसके साथ बनेगा, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ एंड एफ के साथ। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है। सबसे पहले सेल्फ लिख लीजिए, ए सेल्फ हो गया, ये इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल हो गया ये। ठीक है, उसके बाद बी के साथ डिस्टेंस क्या है, डी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कैसे लगाया है, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए इन दोनों को जब हम ए का बी के साथ निकालेंगे, ए का ए के साथ खुद के साथ निकाले, सेल्फ के साथ तो निकल गया, सेल्फ में इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जब हम बी के साथ निकालेंगे तो क्या होगा, बी में ए में जो बी में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके हाँ, बी में जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, बी में जो करंट फ्लो करेगा उसके साथ हमें देखना है कि क्या ये चीजें हो रही है। देखिए बी में जो करंट है ए में, दोनों के बीच में लिंकेज बनेगा जिसको म्यूचुअल लिंकेज बोलेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज। तो पहले आप सेल्फ का देख लीजिए, ये म्यू नॉट बाई 8 पाई आई ए करंट, इसके बाद म्यू नॉट बाई 2 पाई एक्स आई ए, एक्स रेंज फ्रॉम R1 टू इन्फानाइट। उसके बाद देखिए म्यूचुअल लिंकेज विथ बी कैसे होगा। अब इसमें D1 से क्यों लिखे हैं, यहाँ पे D1 क्यों लिखे हैं, यहाँ पे करंट IB लिखे हैं। अभी करंट IB में जो फ्लो कर रहा है उसके वजह से ए में भी लिंकेज बनेगा, है ना, इसको म्यूचुअल लिंकेज बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज। तो हमने इसमें कैलकुलेशन क्या किया, इस इक्वेशंस में देखिए, मैंने इस इक्वेशन से इस इक्वेशंस को मैंने यूज किया है, इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। तो देखिए हमने इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज कर दिया, R1 की जगह पे D1 दे दिया, ये D1 है ना, ये दोनों का डिस्टेंस D1 है, D1 से लेके इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे IA के जगह पे IB डाल दिया। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि ए और बी के बीच में कहाँ गया, ए के बीच में तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है ना, इसमें तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। ये जो D1 जो डिस्टेंस है, ए और बी का जो लिंकेज है, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है। इसीलिए इसको हम लोग R से D1 तक का यहाँ कहीं नहीं लिखे हैं, क्योंकि R1 से D1 तक तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है फ्लक्स लिंकेज। इसीलिए हम लोग सिर्फ लिंकेज कहाँ लिखे हैं, D1 से Y तक। IB करंट के वजह से, IA करंट की वजह से इसमें हो चुका है। अगर हम IA लिखेंगे तो चीजें इंक्लूड हो चुका है इसमें, है ना। D1 से लेकर इनफाइनाइट तक इंक्लूड हो चुका है, IA के लिए इंक्लूड हो चुका है। अभी IB के लिए निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया D1 से इनफाइनाइट। ये बन गया फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू B इन कंडक्टर A, म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज। उसी तरीके से C का देखिए, IC लिख दिए, डिस्टेंस D2 है ना।
उसी तरीके से देखिए मैंने इसका D3 देखिए, यहाँ पे D3 है ना डिस्टेंस, D3, D4 एंड D5। सो D3 के लिए, D कंडक्टर के लिए, E कंडक्टर के लिए, F कंडक्टर के लिए निकाल दिया हमने। ये मेरा बन गया फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर A विथ सेल्फ प्लस म्यूचुअल में B, C, D, E एंड F। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे सभी कंडक्टर का, ठीक है। सभी कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज इसी तरीके से निकाला जाएगा। जितना ज्यादा कंडक्टर उतना आपको निकालना होगा एक्सप्रेशन। तो नॉर्मली हम लोग सिंगल 2 वायर सिस्टम या 3 वायर सिस्टम लेंगे। 3 फेज सर्किट है, 3 वायर सिस्टम हो गया। अगर सिंगल फेज सर्किट है तो 2 वायर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 वायर सिस्टम और उसके बाद 3 वायर सिस्टम का डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू।